जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM, या इसको हम निर्भय के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसको लेकर के हम सब ने हाल ही में देखा कि निर्भय का एक सफल परीक्षण किया गया है और इसके बाद से कुछ नई उम्मीदें भी जीवंत हुई हैं, जहां पर निर्भय मिसाइल को लेकर के कहा जाता है कि इसके जो अलग अलग वेरिएंट हैं, फिर चाहे वो लैंड बेस्ड हो या फिर एयर लॉन्च हो या फिर नेवल वेरिएंट हो, ये तैयार किए जाएंगे। और सही मायने में भारत को आत्मनिर्भरता जो डिफेंस सेक्टर में है वो इसी मिसाइल के माध्यम से मिलने वाली है। ITCM टेस्ट के बाद जो भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता को प्राप्त होने के लिए अपना जो पहला महत्वपूर्ण कदम है ये बढ़ा दिया है, क्योंकि ये भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी को न सिर्फ इन्हांस करेगी बल्कि भारत को इस क्षेत्र में ताकतवर भी बनाएगी। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट होगा ये इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि एक्सटेंडेड रेंज के साथ ये जो मिसाइल है ये दूसरी मिसाइल को पीछे छोड़ देगी और एक लंबी दूरी तक जो मारक क्षमता है भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को प्रदान करेगी, जिसकी सहायता से एनिमी टारगेट को हम हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ और लॉन्गर डिस्टेंस के साथ हिट कर सकेंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस की तुलना में अगर आप निर्भय को देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और इन्हें बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किया जाएगा और आने वाले भविष्य में एक अच्छे खासे नंबर्स में ये मिसाइल हमें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में देखने को मिलने भी वाली हैं। हाल ही में निर्भय मिसाइल का जो टेस्ट हुआ था, इसमें जो इन्फो इंजन की परफॉर्मेंस है उसको भी वैलिडेट किया गया है और अच्छी खबर ये है कि इस इंजन टेस्ट ने आने वाले भविष्य के जो अपग्रेड्स हैं और जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें जो कार्य है उसको सुनिश्चित भी कर दिया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना से आ रही है। भारतीय वायुसेना बीतते समय के साथ जो नए तौर तरीके हैं इनको अडॉप्ट करती हुई नजर आ रही है और इसी बीच भारतीय वायुसेना ने अपने जो एयरक्राफ्ट इंजन हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने का फैसला किया है और इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते ही भारतीय वायुसेना का ये जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये काफ़ी आसान बन जाएगा। दरअसल यहाँ पर भारतीय वायुसेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड जो ड्रोन सिस्टम है इनका इस्तेमाल करेगी एयरक्राफ्ट के इंजन के इंस्पेक्शन के लिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर के कहा जाता है कि ये एक रेवोल्यूशन है जो कि इंजन मेंटेनेंस प्रोसीजर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इनके आने के बाद जो कार्य है ये ना सिर्फ फास्ट होगा बल्कि अधिक एफिशिएंट और काफ़ी सेफली आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये जो नया सिस्टम है इसके आने के बाद जो ट्रेडिशनल टाइम कंज्यूमिंग मैनुअल इंस्पेक्शंस हैं इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इसके जगह पर मिनी और माइक्रो ड्रोन जो हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन कैमराज से इक्विप्ड होंगे ये इंजन के अंदर जाएंगे। ये जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे होंगे ये इंजन के जो क्रिटिकल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं इनकी डिटेल इमेजेस को कैप्चर करेंगे, जैसे कि इनटेक डक्ट्स हो गए या एयर इनटेक डक्ट्स हो गए, एग्जॉस्ट नोजल हो गई या फिर टरबाइन ब्लेड्स हो गए या दूसरे जो क्रिटिकल कंपोनेंट है इनकी एक हाई रेजोल्यूशन इमेज को ये कैप्चर करेंगे, जिनकी सहायता से बाद में अगर कुछ कमी है तो उसको आइडेंटिफाई करके ठीक किया जाएगा। इन ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक बड़े एडवांसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और ये अलग अलग रेंज के जो एयरक्राफ्ट हैं जिसमें फिक्स्ड विंग जेट शामिल हैं, हेलीकॉप्टर शामिल हैं, उनमें इस्तेमाल किए जाएंगे। और कहा जाता है कि इनके आने के बाद जो मेंटेनेंस प्रोसीजर है ये ना सिर्फ काफ़ी कम समय पे हो जाएगा पूरा, बल्कि इसमें जो कार्य है ये हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ किया जाएगा, क्योंकि ये ड्रोन AI पावर्ड होंगे, यानी कि ह्यूमन माइंड के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये प्रमाण है इस चीज़ का कि भारतीय वायुसेना लगातार नए तौर तरीकों को अडॉप्ट कर रही है, जिससे कि जो कार्य है ये ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसे विषय पर है जो कि काफ़ी चिंतनीय है, लेकिन ये चर्चा का विषय भी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस समय भारत में बहुत सारे जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम है ये आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स को तैयार किया जा रहा है, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और अगर हम चर्चा करें तो 3 प्रोग्राम है जो सबसे महत्वपूर्ण है और चौथे प्रोग्राम को लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। इन 3 प्रोग्राम में पहला है भारतीय वायुसेना का तेजस मार्क 2, दूसरा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तीसरा है ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी टेडबीएफ की बात होती है तो एक अतिरिक्त एयरक्राफ्ट है जो इस चर्चा को ज्वाइन करता है, वो होता है ऑर्का यानी एडवांस यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
अब ऑर्का को लेकर के हम सब लोग ये मानते रहे हैं कि ये 26 टन वजनी एयरक्राफ्ट जो होगा ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सक्षम होगा और ये कुछ और नहीं बल्कि टेडबीएफ का एक एयरफोर्स वेरिएंट होगा। क्योंकि जब टेडबीएफ को प्रपोज किया गया था तो ये अनुमान लगाया गया था कि आज नहीं तो कल भारतीय वायुसेना भी नौसेना के साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगी और इस एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को क्लेम करेगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज ये ना सिर्फ राफेल से बेहतरीन होंगे बल्कि इसमें बहुत सारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज भी इनकॉर्पोरेट की जाएंगी और इसे नाम दिया गया ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई जहां पर भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म कर दिया कि इस समय भारतीय वायुसेना ऑर्का को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है और भारतीय वायुसेना का जो संपूर्ण ध्यान है ये इस समय तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर टिका हुआ है, जो कि 25 टन वजनी एयरक्राफ्ट होने वाला है। और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ये मानते हैं कि एमका और तेजस मार्क 2 के होते हुए ऑर्का एक रिडंडेंट एक्सरसाइज है, यानी कि इस पर मेहनत करना फिलहाल तो अनावश्यक प्रतीत होता है, लेकिन अगर आगे जरूरत पड़ी तो भारतीय वायुसेना इसको कंसीडर कर सकती है। आपको बताते चलें कि ऑर्का भी तकरीबन 25 टन वजनी एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये एमका से बोरो की जाएंगी और कहा जाता है कि अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। हालांकि टेडबीएफ की बात करें तो इसको 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि स्टेल्थ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें इसमें हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की देखने को मिलेंगी। और यही कारण था कि शुरुआत से इस प्रोग्राम को जो हमारा तेजस मार्क 2 है या इंडियन एयरफोर्स है इससे जोड़कर देखा जा रहा था। अब अगर हम रोड मैप की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास एक क्लियर रोड मैप है फाइटर जेट की फ्लीट को लेकर के, जहां पर तेजस मार्क 2 की 200 यूनिट भारतीय वायुसेना के द्वारा लगभग कंफर्म है कि खरीदी जाएंगी। इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट की बात करें तो वहां भी हमें तकरीबन 200 यूनिट्स देखने को मिलेंगी एमका की। और सबसे खास बात यह है कि पहले 2021 में 83 तेजस मार्क 1A और 2024 में एडिशनल 97 जेट्स को एक्वायर करने के बाद ऑलरेडी तेजस मार्क 1 की फ्लीट 220 को पार कर रही है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और अगर आप 200 तेजस मार्क 2, 200 एमका और 200 तेजस मार्क 1A को लेकर के चलें तो आपको यहाँ पर सीधे तौर पर 600 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है आने वाले 1 से 1.5 दशक के बीच में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में ऑर्का कंसीडर किए जाएंगे ये फिलहाल तो थोड़ा मुश्किल नजर आता है। एक बार को अगर हम तेजस मार्क 1A को हटा भी दें तब भी हम यहाँ पर एमआरएफए को बीच में लाएं तो 200 तेजस मार्क 2 और 200 एमका मार्क 1 और मार्क 2, इसके अलावा 114 अगर हम एमआरएफए के अंतर्गत जो कि संभावित है कि राफेल्स खरीदे जाएंगे तब भी ये नंबर 500 को पार कर जाता है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने पहले भी कह दिया है कि इस समय नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करने का प्लान नहीं है और राफेल के समर्थन में उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ऑर्का को लेते हैं तो हमें फिर से नए तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित करने पड़ेंगे और इससे अच्छा ये है कि फिलहाल हम जो एमआरएफए है उस पर ध्यान केंद्रित करें और 114 राफेल या दूसरे जो एयरक्राफ्ट है इनकी खरीद पर ध्यान दें। अब दूसरे की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि क्लियर है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रू ट्रेनिंग को कंसिडर किया जा रहा है, तो राफेल ही वो एयरक्राफ्ट होंगे अगर एमआरएफए फाइनलाइज हुआ तो उसमें जो देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के चीजें क्लियर है कि ऑर्का को मना भी नहीं किया गया है और ऑर्का का समर्थन भी नहीं किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।